देखिए, किसी चीज़ के क्रिएट हो जाने के बाद उसके दो तरीके होते हैं। उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करते समय आप झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं वो झूठ सुनना चाहते हैं। दे एंजॉय योर एक्सप्लेनेशन। कि 50 साल पेंटिंग कर लेने के बाद मैं स्ट्रगल से मुक्त होगा, ऐसा है नहीं। मेरे ख्याल से स्ट्रगल और भी इंटेंस हो गया है। हम मंदिर जाने के आदी हैं, हम म्यूजियम जाने के आदी नहीं हैं। हमारे आसपास सैकड़ों मंदिर हैं, म्यूजियम नहीं है। इंडियन आर्ट में दिक्कत ये है कि जो आर्टिस्ट उन्नाव में, कानपुर में, लखनऊ में, रायबरेली में काम कर रहे हैं, इन शहरों का नाम तो हम ले सकते हैं। ऐसे दक्षिण भारत के शहर हैं जिनका नाम ही नहीं जानता। उड़ीसा के ऐसे इलाके होंगे जिनका नाम ही नहीं जानता, पर वहाँ पे लोग सीरियसली पेंटिंग कर रहे हैं। पर आप देखेंगे कि दिल्ली में आए बगैर कोई आर्टिस्ट बड़ा नहीं होता। और ये भी एक सेंटर है, पर मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं, इसकी जो बनावट जो एज ए आर्ट सेंटर के रूप में जो बना है वो बहुत प्लान नहीं है। एडवोकेजम बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट इस समय आ रहे हैं, उनको सबसे पहली ज़रूरत है कि बीइंग एन इंडियन, उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मीनिंग ऑफ आर्ट को डिसाइफर करना है। वो बोलते हैं ना, हर मास्टरपीस के पीछे एक स्टोरी होती है बोलने के लिए। यू फील दैट मास्टरपीस। बट आज हमारे साथ है द मास्टर हिमसेल्फ, मिस्टर शुभ भौमिक, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। वी वेलकम यू सर। नमस्कार। हेलो सर। स्टार्टिंग विद एकदम बिगनिंग, कि आपकी जर्नी रही कैसी, आप उसे एकदम शुरुआत से लेकर अब तक ऐसे तोड़ के बताइए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जर्नी के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलता है कि कैसे एक्सप्लेन करें कि कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से ख़त्म हुआ। एक्चुअली कहीं से आप शुरू नहीं करते हैं। पेंटिंग ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, लिटरेचर ऐसी चीज़ है, या कल्चर की बात मान लें, तो वो कहीं से शुरू नहीं करते। वो आपके अंदर होता है। धीरे धीरे जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं, उनके इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि आप फिर उधर चले जाते हैं जिधर आपको जाना होता है। कोई लिटरेचर में जाता है, कोई म्यूज़िक में जाता है। और ऐसा भी नहीं कि जो पेंटिंग में जा रहा है वो पेंटिंग को प्रैक्टिस करेगा। वो पेंटिंग को पसंद करने वाला या आर्ट लवर भी हो सकता है, म्यूज़िक लवर भी हो सकता है। तो मेरे लिए ये मानना है कि मैं मानता हूँ कि जितना एक पेंटर इम्पॉर्टेंट है कि उसने कुछ क्रिएट किया है, उसको देखने वाला भी इक्वल इम्पॉर्टेंट होता है। और जहाँ तक आपकी ग्रोथ की आपने बात की, तो ये कम से कम डिफाइन अगर करें कि कहाँ से शुरू किया था। एक वन मैन शो से अगर मैं शुरू करूँ कि कब मैंने अपना पहला वन मैन शो किया था, तो दैट वाज इन 74। तो 74 के वन मैन के प्रिपरेशन अगर मान लीजिए कि 1-2 साल का रहा होगा, तो यूँ कह सकते हैं कि 70-71 से प्रॉपरली मैंने पेंटिंग करना शुरू किया था। और उसके बाद एक लंबा सफ़र रहा, कई चीज़ें रही, और बहुत बाद में मुझे लगा कि हाँ, पेंटिंग को मैं अपना प्रोफेशन मान सकता हूँ। मैं सीरियसली पेंटिंग करता था और रेगुलर पेंटिंग करता था, लेकिन जब 2005 में मैं दिल्ली में था, तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, और मैंने जॉब वगैरह छोड़ के मैं होल टाइमर बन गया पेंटिंग में। तो ये दूसरा फेज़ था कि 2000 पिछले 25 साल का जो फेज़ है, वो एक है जब हम स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली पेंटिंग कर रहे हैं। उसके पहले जॉब में था, जॉब भी करता था, इवनिंग को आके पेंटिंग करता था, और रेगुलर पेंटिंग करता था मैं। और उसके साथ ये ज़रूरी नहीं था कि उसको एग्जिबिट किया जाए कि या उसको गैलरी को दिया जाए। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं जानता भी नहीं था। लेकिन पेंटिंग के बारे में पढ़ना लिखना, चूँकि मैं तो आर्ट्स कॉलेज नहीं जा पाया था, तो ऐसी स्थिति में आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, तो मेरे लिए आर्ट्स कॉलेज में जाके पढ़ना तो नहीं हुआ था। तो मेरे लिए जो कुछ अवेलेबल था वो ये था कि कानपुर के कुछ लाइब्रेरीज थे जो बहुत ही अच्छे, उनके पास बुक्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। तो उन लाइब्रेरीज में मैं जाता था, और बहुत पहले से, शायद वो बीएससी प्रीवियस से, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, उस समय मैं पेंटिंग के ऊपर पढ़ना और जानने की कोशिश करता था। और दूसरी एक आदत मैंने बनाई थी कि जिस भी आर्ट्स कॉलेज, आर्ट गैलरी में जाता था या
कोई एग्जीबिशन देखने जाता था, तो चूँकि मैं बहुत अकेला होता था, आर्ट्स कॉलेज का मैं स्टूडेंट नहीं था और कानपुर के जितने आर्टिस्ट थे वो मुझे नहीं जानते थे, तो यूजुअली मेरा आर्ट एग्जीबिशन जाना अकेला ही होता था। तो मैं हर एग्जीबिशन का रिव्यू लिखा करता था। हालांकि वो रिव्यू इसलिए नहीं कि कोई न्यूज़पेपर में छप जाएगा, लेकिन मैं रिव्यू लिखता था और रिव्यू लिख के उसको बाद में उसको पढ़ता भी था। तो वो लैंग्वेज को भी कॉपी करने की कोशिश करते थे लिखते समय, तब उम्र कम थी। तब ये लगता था कि केशव जी जैसे लिखते हैं, केशव मलिक जिन जो आर्ट क्रिटिक जो टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करते हैं उसको मैं करूं, तो करने के पहले आपको समझना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से व्हेन आई लुक बैक, तब मुझे लगता है दिस वाज ए प्रोसेस जो अपने को मैं ट्रेन अप कर रहा था। तो उस समय में जब हम कोई एक रिव्यू लिखता था, मैं उसको फिर आके पढ़ता था और उसमें कई चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो आपको आपके आंखों के सामने वो एग्जीबिशन फिर से अपीयर करता है। तो उस दौरान मैंने एक बात तो की, मैंने ये तय किया कि मैं कोई भी नेगेटिव पॉइंट जो है वो पेंटिंग के बारे में नहीं करूँगा। उसका रीज़न भी था कि मैं आर्ट्स कॉलेज जाता था, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज। वहाँ जो स्टूडेंट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों में एक ख़ास बात थी कि जब भी वो किसी आर्टिस्ट के बारे में बात करते थे, नॉट जब भी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो बात करते थे तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट लेके बात करते थे। कि मैंने कहा कि या किसी ने कहा कि भाई वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो दूसरा कह रहे क्या काम कर रहा है, उसको तो यही नहीं आता है, कलर एप्लीकेशन नहीं आता उसको, तो कंपोजिशन, मतलब वो क्रिटिकल होते थे बिकॉज दे वर ट्रेन्ड, वो उनके पास वो लैंग्वेज था, वो नज़र था। और तो मैंने कहा ये हमें नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था। तो मैं पॉजिटिव चीज़ ढूंढता था कि बहुत घटिया सी पेंटिंग मुझे लग रही कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन मैं उसके बावजूद भी उसकी फ्रेमिंग के बारे में सोचता था कि देखिए कितना अच्छा फ्रेमिंग है। अगर एक घटिया पेंटिंग है, एक डार्क कलर की पेंटिंग है, उसका फ्रेम करते समय कैसे फ्रेम किया इसकी भी तारीफ़ करता था। तो वो करते करते मुझे लगता है कि इसका मुझे मेरे जीवन में इसका बहुत बड़ा एक योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मैंने पेंटिंग में जब भी पेंटिंग देखा, चाहे यूरोपियन पेंटिंग हो, चाहे इंडियन पेंटिंग हो, चाहे आर्ट गैलरीज में हो या किसी बुक में देखा, तो उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो मैंने ज़्यादा फोकस किया और इससे मुझे बहुत लाभ मिला। और बाकी आज तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं और जिसके ज़रिए आप सीखते हैं, उसका जो ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल होता है कि मैंने वो पेंटिंग देखी थी, उस पेंटिंग से ये एलिमेंट मैंने सीखा था, ऐसा बताना बहुत मुश्किल होता है। ये सब मिल के एक आपको कुछ देते हैं। जैसे कि आप एक कोई नाटक देख रहे हैं, उस समय आपके पेंटिंग को क्या मिल रहा है आपको नहीं पता, आप कोई गाना सुन रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ का आपके पेंटिंग के एनरिचमेंट में, आपके आइडिया अबाउट योर ओन वर्क, ये एनरिचमेंट होता है, जिसको कि मैं इधर के दिनों में ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा हूँ। जबकि आप जैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अपने 50 साल का इतिहास बताएं, तो उस इतिहास को देखते हुए मुझे लगता है कि दीज आर द एलिमेंट जो मुझे लगता है कि मुझे याद आता है, या कि मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि यहाँ से मुझे लाभ मिला। आपके छोटे से सवाल का काफ़ी लंबा जवाब दे दिया। सर, आपने यहाँ पे एक मेरे को क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे कि जी। आपने मेंशन करा कि आप जॉब भी करते थे एंड पेंटिंग भी करते थे शाम को एक टाइम तक। आप किस जॉब में थे? क्योंकि आप इतने इंक्विजिटिव हैं, इतने फ्री स्पिरिटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपने फॉलो अप करी हमेशा, तो आप कौन सी जॉब में थे, ये मेरे को जानना है। मैं बीएससी करने के बाद मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं एमएससी ज्वाइन करूं, तो मैं बॉटनी लेके पढ़ रहा था क्राइस्ट कॉलेज कानपुर में। तो उस समय मुझे एक जॉब ऑफर मिली, मुझे जॉब करना भी था, क्योंकि जिस स्ट्रीम में मैं पढ़ रहा था, एमएससी बॉटनी का जो स्ट्रीम था एल्कोलॉजी का, तो उसका बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था। तो पढ़ रहा था इसलिए क्योंकि एमएससी करनी थी, और मास्टर्स करना बहुत ज़्यादा प्लान के साथ उन दिनों हम लोग नहीं करते थे जैसे कि आज आप लोग करते हैं। तो उस समय मुझे एक जॉब मिला, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी मुझे मिली, और पहली पोस्टिंग मेरी आजमगढ़ में हुई। तो 74 में आजमगढ़ में गया। आजमगढ़ 70s का आजमगढ़ कुछ और ही था, आज भी वो पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, लेकिन उस समय बिल्कुल ही
शहर के कल्चर से बिल्कुल अलग था। तो उस जॉब में रहते हुए मेरे को 10 साल करीब रहा आजमगढ़ में। उसके बाद मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद में 10 साल रहा। तो ये केवल रहना नहीं है, किसी एक शहर में आप रहते केवल नहीं हैं, आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप कुछ सीखते हैं। उस शहर के जो लोग होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। फिर वो सिखाने के भी हर शहर का अपना एक कल्चर होता है। कुछ 8, 10, 15 लोग ऐसे होते हैं जिन लोग मिल के उस शहर को एक परिचय देते हैं, एक आइडेंटिटी देते हैं। जैसे आजमगढ़ था, आजमगढ़ में कुछ कॉलेज के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स थे, कुछ बैंकमैन थे जो थिएटर में काम करते थे। तो आपस में जब मिलते थे, बातचीत करते थे, तो आप अनजाने में एनरिच होते हैं ना। आप जान पाते हैं कि ये धर्मवीर भारती नाम के कोई सज्जन हैं जिन्होंने कि अंधा युग लिखा। तो अंधा युग का मंचन हो रहा है, स्टेज हो रहा है, तो आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं शंकर शेष नाम के कोई प्ले राइट हैं जिन्होंने पोस्टर नाटक लिखा, उसको आप देख रहे हैं। तो ये जो देखना है ये कानपुर में शायद नहीं हो पाता। आजमगढ़ में मुझे वहाँ पे श्रीराम वर्मा बहुत बड़े पोइट थे, उनसे मुलाकात हुई। तो मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, मुझे लिटरेचर से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं था, स्पेशली हिंदी लिटरेचर से तो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो बंगला लिटरेचर का जो एक विशाल भंडार है, उससे गुजरते हुए कुछ अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ते हुए हिंदी में कोई मेरा चाव नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। लेकिन श्रीराम वर्मा जी जो थे, उन्होंने मेरे जीवन में बिल्कुल एक नई बात उन्होंने पैदा की और मैं हिंदी पढ़ने लगा, लिखने लगा। और ये जो चीज़ें हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट होते हैं वो इंटरमीडिएट बीए से ही जानते हैं, वो मैं बहुत देर में मैं इन लोगों से परिचित हुआ, इन लोगों की लेखनी से परिचित हुआ। तो इस दौर में मैं बराबर पेंटिंग करता गया। पेंटिंग मैं कर रहा था, पर मेरे जॉब ने कहीं इंटरफेयर नहीं किया, अदर देन द फैक्ट कि आजमगढ़ ऐसा एक शहर था जहाँ पे कैनवस, कलर, ये सब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल थी। तो ऐसे समय में ये भी अच्छी बात थी कि मेरे पास साधन नहीं थे, मुझे रंग नहीं मिले, मुझे कैनवस नहीं मिले। जो मुझे मिला वो वाइट पेपर था और ब्लैक इंक और पेन से। तो उस समय में जब काम कर रहा था, तो थोड़े दिन में काम करने के बाद लगा कि मैं तो जो भी कर रहा हूँ वो आफ्टर ऑल ड्राइंग है, इट इज़ नॉट पेंटिंग। तो ये भी मुझे लगता था कि ड्राइंग ठीक है, पर पेंटिंग होना चाहिए। पर पेंटिंग के लिए वो जो कैनवस चाहिए, रंग चाहिए, ब्रश चाहिए, तब आप वो लाइट क्रिएट कर सकते हैं, तब आप उस तरह से कंपोज करते हैं। लेकिन जब ड्राइंग में है, ड्राइंग एक स्ट्रक्चर लगता है कि एक पेंटिंग का प्रिकर्सर है, एक पेंटिंग के लिए आप तैयार कर रहे हैं ड्राइंग। इस तरह की मानसिकता लेके हम लोग बड़े होते हैं। तो पेंटिंग करने में पेंटिंग की खासियत होती है कि उसमें वॉल्यूम होता है, लाइट होगा, शेडो होगा, नॉट नेसेसरी कि उसमें कलर हो ही। वो ब्लैक एंड वाइट में भी हो सकता है, वो चाहे पेन से करे चाहे ब्लैक कलर से करें। तो वो जो चैलेंज था वो बहुत ऐसा नहीं था कि मैं रोज़ रात को सो नहीं पा रहा हूँ कि मुझे चैलेंज सुनो, ऐसा नहीं। ये पीछे तो दिमाग में चलता था कि कैसे इसको और इम्प्रूव किया जाए, तो कैसे इस चीज़ को हासिल किया जाए। तो मैं क्रॉस हैचिंग के ज़रिए पहले तो एक स्पेस को मैं क्रॉस हैचिंग से भर देता था। फिर मुझे लगा कि अगर एक साइड में क्रॉस हैचिंग हम डार्क करते हैं, अगर डेंस करते हैं क्रॉस हैचिंग, और उसी के एक्सटेंशन एरिया को मैं अगर लेसर डेंस करता हूँ, तो एक लाइट एंड शेडो को हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द एंट्री पॉइंट। मेरे लिए वो एंट्री पॉइंट था कि मैं एक पेंटिंग की ओर बढ़ पा रहा था। तो इट वॉज इमेंसली सेटिस्फाइंग कि आप एक आजमगढ़ जैसी जगह में बैठ के आप काम कर रहे हैं, और काम करते समय आप ड्राइंग करते हुए आप यू आर नॉट हैप्पी और कंटेंटेड नहीं है। लेकिन जब आप धीरे धीरे पेंटिंग की ओर बढ़ते हैं, तो वो एक ऐसा था कि मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन जैसा था। मैं जो चाहता था मैं वो कर पा रहा था। और मैं उस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो जो था, जिस तरह की मेरी अपब्रिंगिंग रही, और जिस तरह मैंने वो इमरजेंसी को देखा, जिस तरह मैंने श्रीराम वर्मा जी के सानिध्य में मैंने मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ी, और पैब्लो नेरूदा और नवरन भट्टाचार्य, इन लोगों की कविताएं पढ़ते हुए मुझे लगता था कि इसको पेंटिंग में कैसे एक्सप्रेस करें। मैं जानता था पेंटिंग की अपनी लिमिटेशन होती है, अपना
वही उसका स्ट्रेंथ भी है। तो उस चैलेंज के चलते वो जो एक मुझे लगता था कि हाँ मैं भी इन कविताओं को के समान कुछ क्रिएट करूँ, और पेंटिंग में वो क्रिएट करना मेरे लिए चैलेंजिंग था, और मैं कर ये रहा था। और फिर मुझे लगा कि पेंटिंग के स्ट्रेंथ को समझा जाए। जब आप नहीं कर पाते तो आप रुक के सोचते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं एक पेंटिंग बना लूं और आप मुझसे पूछें कि इसमें क्या है, तो मैं नेरुदा की कविता पढ़ता रहूं कि नेरुदा की कविता पढ़ के मैंने बताया देखिए ये बिंब है, ऐसा है, या मुक्तिबोध की कविता है पढ़ के मैंने बताया देखिए यहाँ अंधेरा है और यहाँ पे इससे ये बात बनती नहीं है। क्योंकि पेंटिंग जब है तो पेंटिंग और दर्शक जो है अकेले उस चीज़ को देखते हैं। तो इन सब चलते इमेजेस और उसका फॉर्म, ये सब चीज़ धीरे धीरे बनी। ये मुझको किसी ने गाइड नहीं किया कि इस तरह से करना चाहिए, ये फॉर्म मेरे ही से बनते रहे। और मुझे लगता था कि जब हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, उस क्रिएशन में आपको वो रिक्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे टेबल के ऊपर एक अच्छा सा गुलाब रखा हुआ है, आपको दे दिया गया, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपने हूबहू गुलाब को बना दिया। ये एक्चुअली यू आर रिक्रिएटिंग द थिंग ऑलरेडी विच इज़ क्रिएटेड। आपके नेचर में उसी को आप बना रहे हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट, कम से कम मैं अपना समझता था कि मैं ऐसा एक फूल बनाऊं जिसको देख के लोग कहें हाँ ये फूल है, लेकिन वो जितने भी हमारे नेचर में ये तो फूल हैं उसके साथ उसका जैसा नहीं है, उससे अलग है। तो दैट मीन्स ये इसके क्रिएटर कोई और है, कोई भगवान हो, कुछ भी हो, जिन्होंने इन सबको बनाया। ये जो कैनवस के ऊपर जो मैंने बनाया, पेपर के ऊपर जो मैंने बनाया, ये मेरा क्रिएशन है। और बहुत बाद में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ते समय मुझे उनकी कला में ये बात दिखी कि उनकी चिड़िया जो है वो आप कहेंगे कि हाँ ये चिड़िया है, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि ये कौन सी चिड़िया है। उन्होंने नेचर से नहीं बनाया। तो ये क्रिएशन का जो ये प्रोसेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो बना रहा हूँ वो मेरा क्रिएशन है, वो किसी और के क्रिएशन को कॉपी नहीं कर रहा हूँ। तो ब्रॉडली मैं इस लाइन में सोचता था। बाद में टैगोर को पढ़ते समय और भी स्पष्ट हुआ, उनसे बहुत कुछ, उनके लिखे हुए से बहुत कुछ जान पाया, उनके बनाए हुए चित्रों से बहुत कुछ समझ पाया, और ये भी जान पाया कि उनकी नज़र से और हमारी जो परेशानियाँ थी, जो दिक्कतें थी, उससे पूरे इंडियन आर्ट की हिस्ट्री को एक बार अलग ढंग से देखने की कोशिश की। तो हाउ इट वॉज, 50 साल इसी में बीत गए और 30 साल करीब इसमें नौकरी किए और 20 साल जो है पेंटिंग कर रहा हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑफ यू सर। आपने जिस तरीके से बताया कि कैसे नॉर्मल चीज़ों में, एंड इनफैक्ट जहाँ हम रहते हैं हम वहाँ सिर्फ रह नहीं रहे, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम ये रियलाइज़ नहीं करते, पर हम 20-20, 25-25 साल एक जगह पर ही गुजारते हैं। जब हम रहते हैं हम बार बार शिफ्ट नहीं करते। उस जगह पर इंटरैक्ट करना और उस जगह से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग दैट। आपने यहाँ पे क्रॉस हैचिंग मेंशन करी। क्रॉस हैचिंग एज फार एज आई नो इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट आर्ट फॉर्म, एंड क्रॉस हैचिंग में मास्टरी करना इज समथिंग दैट यू डन। हाउ डिड यू गेट दैट थॉट कि आपको क्रॉस हैचिंग ही मास्टर करनी है, एंड ऑल्सो बेसिक डेफिनेशन की हम जैसे लोगों को जिनको क्रॉस हैचिंग नहीं पता उनके लिए एक बार आप बता दीजिए कि क्या है? नहीं, बहुत आसान सा सरल सा चीज़ है। जहाँ तक क्रॉस हैचिंग का मेरे पेंटिंग से ताल्लुक़ है, वो एक्सीडेंटली आया है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। हालांकि ये बात और है कि मारियो मिरांडा नाम के एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हुए, गोवानीज आर्टिस्ट, वो अभी हैं नहीं। उनके पेंटिंग में देखा, उनका इलस्ट्रेशन में देखता था। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नाम की एक मैगज़ीन आती थी, और धर्मयुग में भी वो करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के वो इलस्ट्रेटर थे। तो उनके काम में मैं देखता था कि वो किस तरह से क्रॉस हैच करके वो डेप्थ क्रिएट करते हैं। तो उनके काम के साथ साथ मिलन मुखर्जी नाम के एक और इलस्ट्रेटर थे जो इसमें थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक्चुअली होता ये कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जब आप प्रिंटिंग करते हैं, एचिंग करते हैं, तब आपको जैसे कि एक लाइन आपने खींचा तो उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखाना पड़े कि यहाँ से रोशनी है और धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही है और अंधेरे में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो टोन है,
इसको टोन को जब आपको दिखाना पड़ेगा प्रिंट में तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको प्रिंट करने के लिए जो प्लेट तैयार करेंगे उसमें आपको ये लाइट से डार्क आप दिखाना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। और ऑलरेडी ये कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बनाया नया, मैंने जब उनको देखा कि जब ब्लॉक मेकिंग में भी आपको डॉट्स से काम करना पड़ता है, लाइन से काम करना पड़ता है, जब लाइनें नज़दीक आती हैं तो वो डार्क एरिया बनाती हैं, और उन्हीं लाइनों को अगर आप दूर फैलाते हैं तो बीच में उसका जो मैट्रिक्स है, जो पेपर है, वो झलकता है, तो ये मिला के आपको वहाँ ग्रे एरिया लगता है। तो ब्लैक और ग्रे जो है, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय ग्रे कलर, बट यू हैव अलाउड द वाइट टू कम आउट ऑफ द टू ब्लैक लाइन्स। इतना कॉम्प्लेक्स है भी नहीं ये, क्योंकि हम आप देखते रहते हैं इसको, ये बहुत कॉमन तरीका है। ये जो क्रॉस हैचिंग है, जैसा कि मैंने बताया कि आजमगढ़ में मटेरियल नहीं था, कैनवस नहीं था, उसी में हमको काम करना पड़ रहा था, और करते करते कब क्रॉस हैचिंग शुरू हो गया मुझे खुद भी पता। अब अगर एक्सप्लेन करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि मैं रात सोचता था कैसे करूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज आप हर मोमेंट में स्ट्रगल करते हैं। आप कहीं भी 50 साल कर लेगा, सब मैं अपना मानता हूँ कि 50 साल पेंटिंग कर लेने के बाद मैं स्ट्रगल से मुक्त होगा, ऐसा है नहीं। मेरे ख्याल से स्ट्रगल और भी इंटेंस हो गया है, क्योंकि आपके पास कई ऑप्शन रहते हैं टिके रहने के लिए, पर केवल टिके रहना मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी बना के रखिए कि आप आर्टिस्ट हैं, आप बस इस आइडेंटिटी के साथ आप बने रहे, ये बहुत बहुत आसान है, लेकिन बार बार उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि मान लीजिए कि आज आपने एक हॉर्स बनाया या आपने कोई एक बर्ड बनाया, तो अगले दिन जो है आपको लगा हम क्या बनाएंगे, तो कहेगा नहीं, इसमें सोचना कि कल आपने बर्ड तो बनाया ना, यू कैन एटलीस्ट ट्राई अनदर बर्ड, यू कैन डू अनदर बर्ड। तो कोई बाहर आता है, वो कहता अरे आपके बर्ड तो बहुत अच्छे, मैं ले जाता हूँ। वो बाहर जो है, वो बायर हो, कलेक्टर हो, आर्ट लवर हो, उसका एक दोस्त मिला उसको, उसने कहा भाई आपने बर्ड खरीदा है अशोक जी का, मुझे भी चाहिए, तो वो भी चला जाता है। तो इस तरह से होता ही है कि 5-6 दिन में 5-6 लोग आ गए, और 5-6 लोग बोले कि बर्ड है। इसी तरह 5-6 महीने हो सकते हैं, 5-6 साल हो सकते हैं, तो आपको पता नहीं चलता, आप टिके तो हैं। आपको एक बड़े आर्टिस्ट का परिचय मिल रहा, बड़े खुश हैं, आपको क्या कमी है, सब मिल रहा, लेकिन आप अंदर ही अंदर ख़त्म हो गए। और अनफॉर्चुनेट है कि आप बीइंग एन इंडियन आर्टिस्ट, मैंने जब अपने शुरुआती दौर में, बिकॉज मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो शायद उसका असर पड़ा हो, मैं चीज़ों को देखता था, समझने की कोशिश करता था लॉजिक के सहारे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे गुरुओं ने कहा, इसलिए मैं उसको मान लूँ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। जब तक मैं नहीं समझता हूँ कि ये करेक्ट है, तब तक मैं कैसे मानूँ। उस तरह से एनालिसिस में मुझे लगा कि इंडियन आर्ट की एक खासियत रही है कि जितने बड़े इंडियन आर्टिस्ट हुए हैं, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंट, उनका अस्तित्व, उनका एग्जिस्टेंस इसी बात का है कि उन्होंने अपने को रिपीट किया। मैं उनकी क्रिएटिविटी को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उनके प्रैक्टिस को चैलेंज कर रहा हूँ। उनका सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन है, रिएक्शन है, मेरा भी। सोसाइटी का मतलब केवल सोसाइटी नहीं, आप भी हैं जो पेंटिंग देखती हैं, और भी हैं जो पेंटिंग खरीदते हैं, और भी हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, ये सब मिला के सोसाइटी है। उसके साथ हम रोज़ रूबरू होते हैं। तो मेरा क्या स्टैंड है, मैं कहाँ पे हूँ, इसका भी तो मूल्यांकन ज़रूरी है ना। तो मेरे साथ ये होता है कि मैंने चिड़िया बनाई, तो अगले दिन अगर किसी ने कहा कि भाई बहुत अच्छी चिड़िया है, तो मैंने अपने को ढाल लिया है कि मैं फिर चिड़िया नहीं बनाऊँगा। तो मुझे लगता है कि मैं टाइप्ड हो जाऊँगा। तो उससे मतलब ये दुनिया इतनी बड़ी है, इसकी दुनिया में अनुभवों के इतना बड़ा एक समुद्र है कि रोज़ आप नए लोगों से मिलते हैं। नहीं, अभी जो 10:25 में जो समय था, 10:35 पे वो समय नहीं है। बहुत कुछ बदल जाता है हमारे आसपास। अगर सेंसिटिव हैं आप, अगर उस चीज़ को देखते हैं, अगर वक्त है आपके पास, तो आपको इनपुट्स की कमी नहीं है। कई चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी लगती है, कई चीज़ें हैं बहुत बुरी लगती है, कई चीज़ें ऐसी है कि बुरी लगती है जिसको कि आप बदल नहीं सकते, कोशिश करते हैं कि बदलना, पर आप उसके परे हैं। और कई चीज़ें अच्छी लगती है जिसको कि आपने नहीं बनाया,
आपने नहीं चाहा था कि अच्छी चीज़ आपके पास है, पर आ जाती। तो ऐसे चीज़ें, तमाम तरह के अनुभवों के बीच में अगर आप किसी कारण से अपने को रिपीट करते चले जा रहे हैं और अब महज टिके हुए हैं, तो ऐसा टिकना क्या है? ऐसा टिकने में कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि पैसा तो अल्टीमेट नहीं हो सकता ना। कम उम्र में हम लोग नहीं समझते हैं, जब थोड़ी उम्र हो जाती है तो लगता है कि अरे पेंटिंग ही क्यों करना था, अगर पैसा ही कमाना था तो देयर वर सो मेनी अदर ऑप्शंस, अच्छे बुरे सभी ऑप्शन थे जिसको कि लेके हम पैसा कमा सकते थे। क्योंकि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भीख मांगने के अलावा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे पास ऑप्शन है, सभी के पास ऑप्शन है। सवाल है कि आपका डेस्टिनी भी मैं नहीं कहूँगा, आपका परिवेश, आपका सोसाइटी आपको किधर ले जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर आपकी क्रिएटिव विल तो ज़रूर पता चल गई कि इट इज़ टू क्रिएट न्यू एवरी डे एंड नॉट टू रिपीट एनीथिंग। यू एक्चुअली आर सेइंग कि जो हम देख रहे हैं, जो हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, उससे आर्ट क्रिएट करो एंड बी अ क्रिएटर, नॉट अ रिपीटर और नॉट अ रिक्रिएटर ऑफ। दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। एंड ऑल्सो यहाँ से ये पता चला कि क्रॉस हैचिंग, जिसको जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, वो आपने कितना इजीली, एंड बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज उस टाइम पे कम थे, सिर्फ पेपर था या ब्लैक इंक थी, आपने वहाँ से वो चीज़ सीखी और नाउ यू आर अ मास्टर एट इट। एंड ऑल्सो दिस शोज़ कि कैसे अब जैसे आप ब्राइट रेड्स, येलोज, ब्लूज, ये सारे कलर में भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ब्लैक, ग्रे, वाइट, इन सब से हट के इस कलर में आना, ये पूरा ट्रांजिशन का जर्नी आपने इतने में ही बता दिया। एंड इट इज़ वेरी एविडेंट कि कैसे क्रॉस हैचिंग, जो कि हम तो डिफ़िकल्ट मानेंगे सर, हमारे लिए तो वो ईज़ी नहीं है, कैसे वो आर्ट आपने कितना ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट करा, एंड ऑल्सो विद अ हिंट ऑफ नोवेलिटी ईच एंड एवरी टाइम। वो तो बिल्कुल समझ आ गया उनको। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने बर्ड्स का मेंशन करा। आपकी पेंटिंग्स में या जनरली भी बुल्स एंड बर्ड्स दोनों का देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन, एंड उसका मीनिंग भले ही काफ़ी कनेक्टेड हो, बट देन देयर इज कॉन्ट्रास्ट इन दैट वे। तो वो आपने कैसे क्रिएट करा, उसके ऊपर थोड़ा सा आप बताओ। देखिए, किसी चीज़ के क्रिएट हो जाने के बाद उसके दो तरीके होते हैं। उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करते समय आप झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं वो झूठ सुनना चाहते हैं। दे एंजॉय योर एक्सप्लेनेशन। सो वो अगर कहेंगे तो मैं, चूँकि मैं लिखता भी हूँ, तो मैं बहुत खूबसूरत एक आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ चीज़ें आपके पेंटिंग में घटित होती है जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होते। आप एग्जीक्यूट करते हैं, कोई बात आती है, उसके बाद जो कलाकार आमतौर से इस मामले में बेईमान होता है, वो इमीडिएटली ओन कर लेता है। अगर काम करते समय कहीं मेरा रेड कलर कहीं गिर गया गलती से, और आपने कहा वाह क्या बात है, आपने रेड कलर वहाँ यूज़ किया है, तो मैं नहीं कहूँगा कि ये मैंने यूज़ नहीं किया था, इट जस्ट हैपेंड। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि रेड कलर का ये मतलब इसलिए मैंने दिया था। तो इसलिए उस तरह का प्रयास मैं नहीं करूँगा आपके सवाल का उत्तर देने के लिए, क्योंकि बुल एंड द बर्ड एक मेरा बड़ा सीरीज़ है, और दूसरा अमीना एंड द बर्ड है। Yes. दोनों में ही बर्ड आता है, इसलिए आपका सवाल बिल्कुल जस्टिफाइड है। पर सवाल मेरा भी है कि वो अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर अच्छा लगता है तो मेरा काम बन गया। अब नाउ कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, मेरे ख्याल से जब मैं बुल को लेके काम कर रहा था, दैट वाज 1974, जब मुझे जॉब मिली और मेरा ट्रेनिंग जो था वो बनारस में था। एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट 1974 वाज द ईयर जब आपको Exhibition गवर्नर्स अवार्ड भी मिला था। नो, नॉट दैट, Oh. वो आई नेवर टुक एनी अवार्ड। मैंने किसी कोई कहीं से अवार्ड नहीं लिया है, और ये दैट आई वांट टू मेक वेरी क्लियर, और ना ही लेने की इच्छा है। तो 74 में मुझे बनारस जाने का मौका मिला है। बनारस में मैं एक आई वॉज वेरी यंग, 21 साल का था, एक होटल में रहता था। तो अर्ली मॉर्निंग वहाँ से उठ के मैं स्केच करने जाता था। हालांकि जॉब तो मेरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, जो मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था रोज़, तो वो 10 बजे के बाद ही जाता था। पर वो सुबह नींद खुल जाती तो टहलने निकलता था, स्केच बुक ले जाता था, कभी घाट में कभी नाव में बैठ के स्केच करता था।
तो बहुत ही कोई प्लानिंग के साथ स्केच नहीं करता था, पर बचपन से मुझे वो सांड जो है, जो बनारस की गलियों में रहते हैं, वो बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो मैंने उनको स्केच किया, पर मुझे 2-4 दिन बाद ही लगा कि एक जो फोर्स है, जो बुल में जो फोर्स होना चाहिए, जिसको लेके जिस आइडिया के साथ मैं बड़ा हुआ था, वो बिल्कुल डिफाई करता था। वो बिल्कुल डल किस्म के बुल है, और वो जहाँ बैठे रहते वहीं बैठे रहते, ना हिलते ना डुलते। कल जहाँ मिले थे वो आज भी आपको वहीं मिलेंगे। तो इसके अगेंस्ट में एक बुल का जो आइडिया था, वो दैट वाज मोर नियर टू स्पेनिश बुल। स्पेनिश बुल बहुत चार्जिंग बुल होते हैं, और उसकी एनाटॉमी भी कुछ अलग होती है। यही 2 चीज़ें मेरे सामने थी, तो बुल का जो बनाने का प्लान था वो ख़त्म हो गया। इसके बहुत साल बाद, इसके कम से कम मेरे ख्याल से 25 साल बाद, कलकत्ते में मैं था उस समय, मुझे कुछ ऐसे ही करके वो बुल का फॉर्म निकल आया। बिकॉज उस समय मैंने बहुत स्केच किए थे 74-75 में, उसके बाद नहीं किया था। तो अचानक वो आ गया। जब आ गया तो मुझे बड़ा बैरन लग रहा था। आई कुड क्रिएट द स्ट्रेंथ देयर। जो बुल का स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो तो मैं ले आया था, पर मुझे बहुत अकेला लग रहा था। वो पावर को शो करने का कोई मतलब नहीं। आप पेंटिंग में क्या पावर शो करेंगे जब सोसाइटी में दूसरे लोग आपके ऊपर पावर शो कर रहे हैं? तो उसमें आप अलग से क्या पावर शो करेंगे? तब मुझे लगा नहीं, इसको तो हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम चैलेंज भी करेंगे। तो कई पेंटिंग है जिसमें कि मेरे बर्ड नहीं है, और मैंने उसको इस तरह से देखा कि जू में अगर आप जाएं, चिड़ियाघर में अगर आप रेगुलर जाएं, हम लोग जाते थे स्केच करने, तो रेगुलर देखेंगे कि शेर है, बहुत भयानक किस्म का शेर या सिंह है, लायन है। उसके केज में जो चिड़िया आके बैठती है, वो उसके सर के ऊपर बैठ जाती, और हम लोग इतने डरते हैं, इतनी दूर रहते हैं, उस चिड़िया को डर नहीं, जबकि इतनी फ्रेजाइल एक छोटी सी चिड़िया है। तो मेरे वही एक्सपीरियंस ही आया कि चिड़िया को कोई डर नहीं है, और उसका निडर होना, वो जो ताकत जो दिखाते हैं, उसके सामने खड़े होने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको निडर होना पड़ेगा। और वो निडर मुझे लगता है कि उस चिड़िया में थी। अगेन आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग माई पेंटिंग, जस्ट आपने पूछा तो मैं किस तरह से आया, और ये भी नहीं मैं कह सकता कि यही एकदम स्ट्रेट लाइन था, चूँकि अब ये चूँकि मैंने पेंटिंग बना लिया, जो ऑप्शंस मैंने सोचे थे वो सब अब मेरी याद में नहीं है। तो ये जो चिड़िया जो है वो निडर है, वो हिम्मत करती है। और मेरी जो राजनीतिक समझ है, जो कुछ भी मैंने किया है, जितना मैं अपने सोसाइटी को समझता हूँ, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन यही चिड़िया जब किसी लड़की के कंधे पे बैठती है, तो मुझे लगता है कि हरदम लगता रहा है कि एक फीमेल के पास, एक लड़की के पास, एक औरत के पास छिपाने को बहुत कुछ है। जैसे मेल है, मेल को छिपाने की बहुत कुछ चीज़ नहीं है, लड़की को बहुत छिपाने की, ये हमारी सोसाइटी है। हमारे पुराण कथाएं हैं, हमारे धार्मिक कथाएं हैं, जहाँ पे हमने महिलाओं को इस कदर ऐसे ढंग से चित्रण किया है कि आज सोसाइटी में वी कैरी ऑल दोज इन्फ्लुएंसेस। हम लोग बचपन से जिस तरह की चीज़ें देख के आए हैं, कि जो सुन के आए हैं, जो पढ़ के आए हैं, उसमें हमने महिलाओं को इज्जत करना नहीं सीखा। तो वो जो लोनलीनेस है उनका, और उनकी हंसी में मुझे एज ए मेल, मुझे एक अलग किस्म का वो लगता है कि प्रोबेबली दे आर लाफिंग एट द क्रिएटर। उनको बनाने वाले का जो लॉपसाइडेड पूरा वो है कि वो समान नहीं बनाया। एक मेल और फीमेल को जिसने भी बनाया है, उस कारीगर ने समान नहीं बनाया, जबकि बनाना समान चाहिए था। और उसके बाद हमारे जो समाज है, जो ग्रंथ है, जो सोच है, जो समझ है, उसने उस चीज़ को बरकरार रखा। तो होता है कि मुझे लगता है कि एक लेडी ए गर्ल इज़ ए वेरी लोनली एंटिटी। तो उसके लिए वो चिड़िया जो है, वो है जो चिड़िया की भाषा में बात करती है, जो लोग आपस में एक डायलॉग करते हैं। बाय हैविंग सेड दिस, नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग में जब भी आप किसी फिगर को बैठाते तो मुझे लगता है कि ये बैलेंस नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए। एट द सेम टाइम मैं अपनी पेंटिंग को क्राउडेड नहीं करना चाहता, तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट है, मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। मेरी चिड़िया ठीक जगह आके बैठ जाती,
और फिर जब आप जैसे कोई पूछता है तो ये एक्सप्लेनेशन दे के मैं उनको संतुष्ट कर लेता हूँ। लेकिन पेंटिंग में जो मेरा बर्ड है उसको अगर आपने कभी गौर किया हो या जो भी सुन रहे हैं, कभी उसको हटा के देखिएगा, आपको लगेगा पेंटिंग बिल्कुल खाली है, उसमें कहीं कमी है। सो उस चिड़िया का भले वो आकार में छोटी हो, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस न केवल जो नरेशन मैंने दिया, जो अदरवाइज नहीं देता मैं, पेंटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग जिस सोसाइटी में अगेन वहाँ पे हम एक पेंटिंग से कहानी सुनना चाहते हैं, और जब हम सुन लेते तो हमें लगता है कि वाह क्या बात है, जबकि आपने पेंटिंग को तारीफ नहीं की। आज जो मैं बता रहा हूँ आप मेरी बात को ज़रूर तारीफ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई, पर वो बात पेंटिंग नहीं है। अगर आपको पेंटिंग देख के आपको अच्छा लगे, इफ़ यू हैव गॉट द ट्रेनिंग, ये आप कोई स्कूल में जाके ट्रेनिंग नहीं लेते, आपकी सोसाइटी आपको तैयार करता है। हम जो सोसाइटी में जी रहे हैं, जहाँ बड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम मंदिर जाने के आदी हैं, हम म्यूज़ियम जाने के आदी नहीं हैं। हमारे आसपास सैकड़ों मंदिर हैं, म्यूज़ियम नहीं है। हमारे धार्मिक आस्थाओं में एक आप देखेंगे साइक्लिक मामला भी है। हर मंगलवार को आप रिन्यू कराते हैं अपना फेथ, अपनी एक्टिविटी। हर साल आप रिन्यू कराते हैं कि राम ने रावण को मारा। तो ये नहीं कि आप 10 साल की जब थी, आपके लिए राम रावण का ये जो राम कथा है, इसका एक अलग अर्थ था। आपको हर साल, जब आप 11 साल की हुई तब आपके सामने देखा। आप मैच्योर्ड होते चले जाते, वो आपके बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर, आपके खून के अंदर जीन बन के घूमता है। उससे मुक्ति नहीं मिलती। उससे मुक्ति जब नहीं मिलती है तो इस दिमाग के साथ पेंटिंग को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पेंटिंग देख के या पहले खोजती है कि अर्थ क्या है। क्योंकि आपको अर्थ बताने के लिए तो है ना, मंदिर में जब जाती हैं, वहाँ जब किसी देवी को देखते हैं, उसके नीचे अगर एक हंस में बैठी हैं, तो आप अर्थ समझती है कि ये सरस्वती है। आप अर्थ समझती है कि विद्या की देवी है। आप अर्थ समझती है कि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं कि इम्तहान कल है, तो इनको 2 घंटे और साधना करनी चाहिए, आँख बंद करके उपासना करनी चाहिए। तो आँख बंद करके तो पेंटिंग नहीं दे सकता। तो वहीं जब आप किसी देवी को देखते हैं तो आप तलाश लेते हैं कि लक्ष्मी है, तो आपका रास्ता अलग हो जाता है, तो आप उसके पीछे जाते हैं। ये जो पूरा हमारा दृश्य जगत जो है, जो हम देखते हैं, जो क्रिएटेड फॉर अस है, ये पहाड़ पर्वत नहीं। हमने तो पहाड़ों को देवता बनाया, हमने महान बनाया कि पहाड़ भी देवता है और नदियाँ भी देवताएं हैं, पेड़ भी देवता हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छी सोसाइटी को आप बना रहे हैं, वो अपनी जगह पे। पर इस माहौल में एक आर्टिस्ट नहीं पैदा हो सकता, और कुछ भी हो जाए, कभी हो सकता है, लेखक हो सकता है। मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहता कि आप भी माने इसको, पर मेरे 50 साल का अनुभव ये कहता है कि ऐसे माहौल में एक चित्रकार तो नहीं बन सकता। ये हो सकता है कि करोड़ों में पेंटिंग बिकती हो सोसाइटी में, ये भी हो सकता है कि बड़े बड़े एग्जीबिशन हॉल होते हों, खूब लाइट होती है, वो सब होता है, पर ये सोसाइटी पेंटिंग के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए वो समय समय रिप्लेस करता रहता है। आज जैसे राम का चित्र बना रहे हैं, कल कृष्ण का बनाएंगे, और परसों जो है महात्मा गांधी का बनाएंगे, उसके बाद टैगोर का बनाएंगे, उसके बाद कोई नेता जो हमारे पुराने प्रधानमंत्री रहे हैं उसके चित्र बनेंगे, उसकी शताब्दी में। ये जो तरीका है, दैट शोज हाउ लेस वी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ आर्ट। हमने अपने सवाल नहीं पूछे, हमने सोचा नहीं, जो गुरु ने पढ़ाया उसी को आगे बढ़ा देंगे। हम परंपरा के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, हम नए प्रयोगों के बारे में कम सोचते हैं। तो दिस इज़ ऑल विच इज़ नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर ए आर्टिस्ट टू ग्रो। आपने ये चीज़ मेंशन करी है कि आर्ट को देखना आना चाहिए, समझना इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट अप्रिशिएट करना और आर्ट को देखना इज़ रियली इम्पोर्टेंट। सो एज यू ऑल्सो सेड, आर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सीन। तो इसमें आपने अभी भी मेंशन करा कि मंदिर बहुत है, म्यूज़ियम कम है, गैलरीज कम है, म्यूज़ियम कम है, और डिस्प्ले ऑफ आर्ट जो एक मीडियम बनेगा फॉर पीपल टू एक्चुअली सी आर्ट एंड अंडरस्टैंड इट एंड अप्रिशिएट द आर्ट फॉर्म, वो कम है। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आपका फेवरेट म्यूज़ियम कौन सा है, जहाँ पर आप जाते हो और आपको बहुत संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं सारा आर्ट फॉर्म देख सकता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ? मेरे लिए हर म्यूज़ियम वो इम्पॉर्टेंट है जो सचमुच का म्यूज़ियम है। क्योंकि म्यूज़ियम और मंदिर के बारे में जो बात की, एक छोटी सी बात मैं कहूँगा आपसे। तो आर्ट शुड बी सीन, जैसे मैंने कहा,
अगर मान लीजिए कोई पुरानी मंदिर हो, पुराना मंदिर टूट गया है, सब कुछ हो गया है, उसमें एक किसी की भी मूर्ति रखी, विष्णु की मूर्ति रखी या सरस्वती की मूर्ति रखी, तो वो जब मंदिर से उठ के जब वो म्यूजियम में आएगा, जब आप नेशनल म्यूजियम जाते हैं, वहाँ जब मूर्तियाँ देखते हैं, तो कभी किसी समय वो पूजित भी थी, उसकी पूजा हुई है, और अब वो चूंकि मंदिर नहीं है तो वहाँ मंदिर से वो आर्टिफैक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे लेके रखा गया है। और ये ट्रांजिशन, मूर्ति नहीं बदली है, मूर्ति जहाँ पे मंदिर में थी वो पूजी जाती थी, उसके साथ आर्ट का बहुत लेना देना था नहीं। लेकिन जब वो आपके म्यूजियम में है, तब आप ये आइडेंटिफाई नहीं करने जाती कि विष्णु है या क्या है, लक्ष्मी है। आप एक अच्छी कला को देख रहे हैं, या तो वो कला अच्छी है या कि नहीं है। निश्चित रूप से अच्छी है तभी म्यूजियम में है। और ये देखने की तमीज़ जब आप बढ़ाते हैं, जब आप डिफरेंशिएट करना जानते हैं कि म्यूजियम में क्या देखेंगे और मंदिर में क्या देखेंगे, तब अपने को ट्रेन करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को आप ट्रेन करते हैं। और अगर म्यूजियम में भी जाके आप फूल चढ़ाने लग जाएं तो मुश्किल है ना। तब तो वही हुआ है जिसके कारण हम वो कर नहीं पाते हैं। जो चीज़ चाहते रहे 70 साल में वो बात हुई नहीं है, हम और नीचे चले गए हैं। तो और जहाँ तक ये आर्ट शुड बी सीन की बात मैंने कही कि आर्ट के बारे में इट इज़ नॉट द पेंटिंग अलोन। आप अगर बहुत अच्छा गाना गाते हैं, केवल कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद करके आप गाना गाते हैं, तो गाना गाते हैं, वो गाना आर्ट नहीं हुआ जब तक ना कोई श्रोता उसको सुनेगा। आपने कहानी लिखी, लिख के रख दी, कविता लिखी रख दी, बहुत लोग रखते हैं, लेकिन जब वो पाठक पढ़ता है तब वो चक्र जो पूरा होता है। पेंटिंग भी जब हम पेंटिंग बना के जब दर्शक को दिखाते हैं तो वो चक्र पूरा होता है। लेकिन होता ये है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो दर्शक है वो तय करता कि आपने जिस कला को जन्म दिया वो सार्थक है या नहीं, वो समाज के लिए कुछ एक काम का है या नहीं। तो उसमें ये होता है कि हम अपने दर्शक को सुनते हैं, हम अपने पाठक को सुनते हैं, उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है मेरे नेक्स्ट क्रिएशन में। जब मैं बार बार कहता हूँ कि कला का जो परिसर है, जो प्रेमाइस है, वो बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रेमाइस होता है, बहुत ही डेमोक्रेटिक है। इसका मतलब ये कि जितने मैं कोई जब पेंटिंग बना रहा हूँ तो मैं सोसाइटी का कोई अलग प्राणी नहीं हूँ, मैं कोई विशिष्ट प्राणी नहीं हूँ, बहुत स्पेशल कैलिबर है मेरे पास, कोई टैलेंट है। जो भी मैंने काम किया है इसको देखा जाना चाहिए, और मुझे उन लोगों से उसके बारे में उनको दिखा के उनकी राय भी लेनी होगी। वो चित्र नहीं बनाते इसलिए मुझसे कमतर हैं, ये तो मैं नहीं मान सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत उस सोसाइटी में संगीत वहीं बढ़ता है जबकि सुनने वालों के कान होते हैं। सुनने वाले गाने नहीं गाते हैं, सुनने वाले आपको संभालते हैं, आपको धारण करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, और उन्हीं के लिए आप बसते भी हैं। तो उनका इम्पोर्टेंस आपसे कम नहीं हो सकता। जो मेरा कंसर्न ये है कि हमने आर्ट की दुनिया में, पेंटिंग की दुनिया में हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। म्यूजियम में अगर आप अगर आर्ट गैलरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ही ग्रुप कुछ लोग हैं जो आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे। यहाँ तक कि जब मिलते रहे, आप मिले नहीं, कल वहाँ इनॉग्रेशन था, वहाँ एग्जिबिशन था, इसका मतलब इज द लैक ऑफ द थर्ड पर्सन। मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे, आप पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। पर वो जो लोग सड़क पे जो जा रहे हैं लाखों की तादाद में, उनके लाइफ में इस पेंटिंग का कोई महत्व है या नहीं? हाँ। इसलिए मैंने कहा कि पेंटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कोई भी जरिया हो। आज जो हमारे साथी जो लोग पेंटिंग कर रहे हैं, उनकी खुशी इस बात की है कि वो एक कमरे के अंदर हैं जहाँ पे आर्ट गैलरी है, आर्ट डीलर है, आर्ट वो क्रिटिक है, क्यूरेटर है, एंड दैट्स ऑल। वही लोग तय करते कि मैं कितना महान हूँ। तो बहुत आसान तरीका है। हाँ। आपने अगर आपको मान लीजिए कि अगर कोई कंटेस्ट करना है, जब हम यूज़ करते हैं कंटेस्ट, या हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इसको प्रमाण करना है, अगर आपने दायरा छोटा कर लिया तो बहुत आसान है। हाँ। आप जब दायरा को दरवाजे खोल देती हैं तब वो रियल चैलेंज होते हैं। जैसे कि आपको यूरोपियन आर्ट देखिए, विश्व की कला को देखिए, उनकी कला के बारे में हम जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, हम उनको ये भी कर रहे हैं कि हमें ये कला नहीं चाहिए। मतलब उनकी कला का योगदान, कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ इतना है, जबकि उनके सोसाइटी में, उनके लाइफ में हमारी कला का असर नहीं। तो हमें सोचना पड़ेगा, नहीं हम हमसे बड़ा तो कोई नहीं, हम तो विश्व गुरु हैं,
हमसे बड़ा तो दुनिया में कोई है नहीं, हम ही सबसे पुराने। आप इस चक्कर में रहिए, अगर आपको इसमें खुशी देखती, पर ये खुशी जो है किसी क्रिएटिव पर्सन की खुशी नहीं हो सकता। ही हैज़ टू क्रिएट समथिंग अगेंस्ट द गिवन सिचुएशन। वो आसमान से नहीं बना रहा, वो इसी सोसाइटी का है, वो इसी सोसाइटी से बनाएगा, इसी समाज से बनाएगा, इसी परिवेश से बनाएगा, जहाँ पे वो खुश भी होता है, नाराज़ भी होता है, हारता भी है और जीतता भी है। क्या बात है सर, मतलब जैसे आपने बोला अभी कि आर्ट को देखना ज़रूरी है और आपने जिस तरीके से उसे एक्सप्लेन करा, इट ओपन्स न्यू डोर्स फॉर थिंकिंग ऑल्सो, जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्शन टू द फील्ड कि इस फील्ड में ही रिलेटेड आपने कुछ बताया है, बट इन जनरल ऑल्सो वी नीड टू नो कि हाँ हमें कैसे सोचना चाहिए, दैट क्रिएटिव थिंकिंग। एंड जो हम बोलते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेके आओ, वो ऐसे ही आएगी। एंड थैंक्स टू यू दैट आप ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिससे पीपल वुड गेट अवेयर एंड एनलाइटन अबाउट दैट फैक्ट। ऑल्सो आपने ये कहा कि इस टाइम पर आर्टिस्ट और नहीं आ सकते या आर्टिस्ट और ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं हो पाएंगे, तो सर ऐसा क्यों? मतलब जब शुरुआत हमने करी थी और जब आपने भी शुरू करा था, तब से लेकर अब तक देयर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ आर्टिस्ट, तो अभी के आर्टिस्ट क्यों उतना रिकग्नाइज नहीं हो पाएंगे, या वो क्यों उतना ज़्यादा जितना पहले के टाइम के पेंटर्स और आर्टिस्ट को रिकग्निशन मिलता था, वो अब क्यों नहीं? बहुत सही सवाल पूछा है, पर कितना मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा अपने आंसर्स में नहीं आता। फिर भी मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात हुई है कि इंडियन आर्ट जो है वो मेट्रोसेंट्रिक हो गया। इंडियन आर्ट में दिक्कत ये है कि जो आर्टिस्ट उन्नाव में, कानपुर में, लखनऊ में, रायबरेली में काम कर रहे हैं, इन शहरों का नाम तो हम ले सकते हैं, ऐसे दक्षिण भारत के शहर हैं जिनका नाम ही मैं नहीं जानता, उड़ीसा के ऐसे इलाके होंगे जिनका नाम ही नहीं जानता, पर वहाँ पे लोग सीरियसली पेंटिंग कर रहे हैं। पर आप देखेंगे कि दिल्ली में आए बगैर कोई आर्टिस्ट बड़ा नहीं होता। आप देखेंगे कि कोई विनोद कुमार शुक्ल जो है, बहुत बड़े राइटर हैं, कवि हैं, वो रायपुर में बैठे लिखते हैं, उनको बड़े लेखक होने के लिए दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर चित्रकला में आपको कहीं कोई गुंजाइश नहीं जब तक ना आप दिल्ली आएंगे, जब तक ना आप बम्बई आएंगे, जब तक ना आप महानगर जाएंगे। आप कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमें एग्जीबिशन का प्लेस है, एग्जीबिशन का एक फैसिलिटी है जहाँ पे अपने को एग्जिबिट करते हैं, इसलिए हम आते हैं। पर जितनी गैलरीज हैं वो भी आते हैं, एंड दे डोंट गो आउट टू फाइंड द गुड आर्टिस्ट फ्रॉम द स्मॉलर टाउन्स। ये आते हैं, ऐसा क्यों होता है? जितने भी आर्टिस्ट हैं, मोस्टली जो आर्ट्स कॉलेज निकल रहे हैं और जिस तरह का हम लोग का माहौल है, वो जब आपने रिकग्निशन वर्ड इस्तेमाल किया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकग्निशन? रिकग्निशन तो एक होता है कि मार्केट रिकग्निशन मिले, आपकी पेंटिंग आते ही बिक रही है, ये रिकग्निशन है। दूसरा, सोसाइटी आपको रिकग्नाइज करे। जब सोसाइटी को रिकग्निशन का आपने जिम्मेदारी से ही मुक्त कर दिया, अब आई डोंट नीड एन एंडोर्समेंट फ्रॉम ए सोसाइटी, वेदर दे लाइक माई वर्क और डोंट लाइक माई, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर ये स्टैंड आपका है, फिर इसका मतलब आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो उसके रास्ते तो मार्केट तय करेंगे। पर जब आप रिकग्निशन की बात कर रहे हैं, वो फिर आपके साथ आपकी सोसाइटी का रास्ता क्या है? हमारे पास क्या है, हम जब मार्केट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तब अचानक आप एक न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि एक आर्टिस्ट है XYZ, उनकी एक पेंटिंग ऑक्शन में बिकी 21 करोड़ की। तो आप क्या मानेंगे? जनरल की दो बातें मानेंगे। एक तो कि ज़रूर बहुत बड़ा आर्टिस्ट, 21 करोड़ बिकी, इसका मतलब है भाई जो खरीद रहा है 21 करोड़ का, वो तो बड़ा ही आर्टिस्ट होगा। तो ये गलत, ऐसा होता नहीं है। वो जैसा भी हो, पर महानतम आर्टिस्ट नहीं है वो तो मार्केट ने बनाया, वो ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप जब 21 करोड़ की बात सुनती हैं, तो आप बेसिक इंटरेस्ट, जो आर्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट है, वो लूज कर जाते। अगर आपको कोई अभी बताए कि गुड़गांव में फला दुकान में वहाँ पे डायमंड का मेला लगा है, धनतेरस में डायमंड का मेला लगा है, और उस मेले में जो मिनिमम जो डायमंड है वो 1-2 करोड़ का अबव है, तो दिस थिंग विल बी जस्ट एन इंफॉर्मेशन टू यू। इसके आगे आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आप तो जाएंगे नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि डायमंड से मेरा लेना देना नहीं है। ये जो कीमत की बात करते हैं ना, ये हमें वहाँ ले जाता है जब हम कहते हैं लेना देना नहीं है।
21 करोड़ की पेंटिंग में लेने देना नहीं, हम तो खरीदेंगे नहीं ना, देन व्हाई शुड आई गो एंड सी द पेंटिंग। आज जो महान कलाकार हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, टॉप रैंकिंग अगर 12 आर्टिस्ट का नाम लेते हैं, उसके साथ सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं। अगर आप रैंडम लोगों से पूछे, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग साहित्य में रुचि रखते हैं, जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, उनसे पूछिए कि इन कलाकारों के बारे में जानते हैं, तो वो अगर बहुत बताएंगे, वो कहेंगे 21 करोड़ के बिके होंगे, 16 करोड़ में क्या होंगे, यही सूचनाएं देंगे। अदरवाइज दे डोंट नो अबाउट देयर आर्ट। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे। ये सब ऐसा नहीं कि हम इस चीज़ को लाद के आए हैं, वी हैड अ डिफरेंट पास्ट। हमने इसको धीरे 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 आज यहाँ पे लाया कि देयर इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आज आर्टिस्ट भी कहता है कि भाई हमारे गैलरी में लोग ना आए तो कोई बात नहीं, हमारी गैलरी में 5 बायर आए, बस खत्म। हमने इतने पैसे खर्च करके एग्जीबिशन लगाए हैं, उससे बाहर से जनता आए ना आए, हमसे क्या मतलब है। तो अब हम लोग उस जगह पहुंच गए हैं जो फाइनली, जो पेंटिंग की जो खासियत है कि बहुत सोसाइटी को बहुत मेहनत से, शिद्दत से इसको बचाना पड़ता है कि पेंटिंग जो है वो कमोडिटी ना बने। एक जो पेंटिंग है वो कोई माल में न बन जाए कि उसको खरीदा जाए, उसको बेचा जाए, उसको फिर ऑक्शन किया जाए और धीरे धीरे वो पेंटिंग गायब हो जाए। वो एक आर्बिट्री पीस है, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। थोड़े दिनों बाद आप भूल जाते हैं कि वो क्या पेंटिंग है। यू नो द प्राइस, यू नो द लास्ट प्राइस, और अब जो क्या ट्रेंड चल रहा है वही करते हैं। तो आप पेंटिंग का जो रस लेना चाहिए, जो पेंटिंग को देखना चाहिए, समझना चाहिए और रिजेक्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर पेंटिंग को आप सर पे चढ़ा के रखें। आप जो गाने सुनते हैं, तो गाना सुनते समय कभी थोड़ी सोचते हैं कि मेरे म्यूजिक से इतने पैसे का लिया है या ये गाना कितने पैसे खरीदा, बिकॉज यू कांट बाय। आप किसी गाने को, किसी कहानी को, किसी कविता को नहीं खरीद सकते। आप अरबपति खरबपति क्यों ना हो जाए, आप खरीद नहीं सकते। यू कैन नॉट ओन दैट पीस ऑफ आर्ट, लेकिन आप पेंटिंग खरीद सकते हैं। आप पेंटिंग खरीद सकते हैं और पेंटिंग खरीद के आप बेच भी सकते हैं। तो मैं बार बार हर जगह मैं इस एग्जाम्पल देता हूँ ये कहने के लिए कि पेंटिंग के बारे में हमें एक बार और सोचना चाहिए कि पेंटिंग सचमुच का एक आर्ट फॉर्म है या नहीं। एक दायरे में जहाँ पे हम मार्केट लाते हैं, तब वो आर्ट फॉर्म नहीं रह जाता, वो एक कमोडिटी हो जाता है, कमोडिटी हो जाता है। वो कमोडिटी का मतलब एक साबुन, एक सेंट, एक परफ्यूम, एक कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसका सफ़र तो कलाकार होता है। वो पेंटिंग बनता है पर मार्केट उसको जो है हजम कर लेता है, उसको अपने एक बार्टर किस्म के चीज़ में ले आता कि इस चीज़ के बारे में, इस पेंटिंग के बारे में मैंने कहा 10 करोड़ का है और आप चूंकि खरीद रहे, आपने मान लिया तो 10 करोड़ हो गया। तो उसका कोई आधार नहीं है, उसके कोई प्राइस का आधार नहीं है। उसके आधार जो है उसकी ब्यूटी है, उसकी एस्थेटिक्स है, उसकी खूबसूरती है, वही उसका आधार होना चाहिए। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल थॉट सर, कि कैसे आर्टिस्ट को, जैसे आपने स्टेटमेंट दी कि अभी के टाइम पे आर्टिस्ट जो है वो हम उनको नहीं बोल सकते, तो उसको जस्टिफाई करना इज ऑल्सो अ रियली बिग थिंग। एंड कमिंग टू द एक्सप्लेनेटरी पार्ट, द वे दैट यू टोल्ड कि कैसे मीनिंग नहीं ढूंढो, अप्रिशिएट करना सीखो इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू नो एनीथिंग एल्स, वो बताना इज रियली इम्पोर्टेंट टू द ऑडियंस सर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, जैसे हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आर्ट जो हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं। पहले ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट होते थे, अब डिजिटल फॉर्म ऑफ आर्ट हैं, तो उसके बारे में आपका क्या थॉट है? आप डिजिटल आर्ट कंज्यूम करते हैं? ये बहुत ज़्यादा नहीं करता क्योंकि डिजिटल मीडियम से मैं ज़्यादा बहुत परिचित नहीं हूँ। ओके, पर आई एम कंसर्न अबाउट द एंड प्रोडक्ट, इट शुड बी गुड, इट शुड बी अ पीस ऑफ आर्ट, दैट्स ऑल। इससे मेरे लिए कोई ट्रेडिशनल आर्ट और मॉडर्न आर्ट, इसमें कोई एज सच उसमें कोई अंतर नहीं है। इधर इज अ गुड आर्ट और इज अ बैड आर्ट, ओके, दैट्स इट। सर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिड यू फील कि आपके पास लैक ऑफ मोटिवेशन है टू pursue what you are doing, to pursue your creativity and going for that painting again and again and again? कभी आपको लगा कि मेरे पास अब क्रिएटिविटी शायद कम है, या मेरे पास सोचने को ज़्यादा नहीं है, या मैं रिस्ट्रिक्ट हो रहा हूँ? कभी आपने ये सोचा? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा मुझे। ऑन द कॉन्ट्रारी मुझे लगता है कि कुछ करने की इच्छा, कुछ नए काम करने की इच्छा पहले से ज़्यादा अब है और ये लगातार बढ़ता है कि अभी मैं स्कल्पचर कर रहा हूँ
और खूब मेहनत करके स्कल्पचर में मेहनत तो ज़्यादा होती है, वो कर रहा हूँ। मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ, एचिंग कर रहा हूँ। तो ये तो मोटिवेशन तो कभी बटी है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मैं ये जीता ही हूँ पेंटिंग के लिए, पेंटिंग कर रहा हूँ, ये है। सर आपने अभी मेंशन करा आप स्कल्पटिंग भी करते हैं, आप पेंटिंग तो करते ही हैं, आप राइटर भी हैं। आपका फेवरेट प्रोफेशन क्या है इसमें? आपको कौन सा पेंटिंग सबसे पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग? बाय ऑल मीन्स मैं जो कुछ भी करता हूँ पेंटिंग को ही एनरिच करने के लिए करता हूँ। और एक मिशन भी है कि पेंटिंग का जो जिसे कहते हैं कि एक साइलेंस है, और जबकि आपको कई चीज़ें कहनी होती है समाज से, वो आप पेंटिंग के जरिए कह नहीं पाते। अगेन दिस इज नॉट द लिमिटेशन। और अगर आपका दूसरा ऑप्शन है तो मेरे ख्याल से आप पेंटिंग के साथ जस्टिस करते हैं, क्योंकि जो कहना हो तो आप कहानी में कह सकते हैं। मैं रेगुलर में एक आर्ट के ऊपर कॉलम लिखता हूँ फॉर लास्ट 10 years एक न्यूज़पेपर के लिए। वो मेरा एक जो मैं अंदर से चाहता हूँ वो मैं कर लेता हूँ पेंटिंग लिख के। तो पेंटिंग मेरा इफेक्टेड नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अल्टीमेटली जो मैं लिखता हूँ उसका वो सीधे सीधे मेरे पेंटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि मैं लिखता हूँ, मुझे पता है कि पेंटिंग में क्या नहीं करना चाहिए। कैसे सर? मतलब जो कहानी मुझे कहनी है, जो बात मुझे कहनी है, वो पेंटिंग से पॉसिबल नहीं, ये मैं समझ पाया क्योंकि मैं लिखता था। जब मैं स्टोरी लिखता था कि जो अगर लिखना है मुझे तो अगर मुझे कोई बात आपसे कहनी है तो मैं लिख के कह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे लिखना नहीं आता है। अगर मैं लिख के कह सकता हूँ तो मैं पेंटिंग को क्यों ओवरलोड करूँ उन सब विचारों से, जो मैं बगैर पेंटिंग को सामने रख के जब एक्सप्लेन करता हूँ तब मुझे कहना पड़ता है। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि जो बात पेंटिंग से कोई कहानी नहीं कह सकते आप, ये बात मैंने सीखी है कहानी लिख के। ओके। कहानी ने मुझको सिखाया है कि पेंटिंग कहानी का माध्यम नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थिएटर से हम कैसे ले सकते हैं, कैसे लाइट को लेते हैं, कैसे ड्रामेटिक मोमेंट्स को लेते हैं, जैसे पीक ऑफ द एक्शन को लेते हैं, जो पेंटिंग में आके वो फ्रीज कर जाते हैं। पेंटिंग इज अल्टीमेटली ए फ्रोजन मोमेंट, उसका आगे पीछे नहीं होता है, पर थिएटर में आप एक्टिविटी को देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का एक सूक्ष्म बहुत ही बारीक रिलेशन होता है जो कब आप सीख जाते हैं। ये कोई कैरिकुलम में, कोई क्लास में नहीं होता है, यू जस्ट लर्न इट। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है। सर आपने ये चीज़ तो बताई कि कैसे यू लाइक पेंटिंग द मोस्ट आउट ऑफ वट एवर यू डू, बट इसमें आपकी फेवरेट जगह, जैसे हम बोलते हैं कि अरे मेरे को यहाँ जाना है, आपने तो ये चीज़ बता दी बहुत क्लियरली कि फॉर यू एवरीथिंग इज़ न्यू एंड यू लर्न फ्रॉम इट, यू इंटरैक्ट विद इट। बट अभी भी क्या आपके पास कोई ऐसी 2 जगह है जहाँ आप जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ यू गेट दैट पीस ऑफ माइंड, और दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी एट? मे बी इट कुड बी अ म्यूजियम, इट कुड बी अ नॉर्मल प्लेस, जैसे आपने बनारस का मेंशन करा कि आप काफ़ी टाइम वहाँ रहे और आप सुबह जाते थे घाट के पास बैठ के स्केचिंग करते थे। तो ऐसी कोई 2 जगह जो आपको हमेशा याद रहेगी और आप कभी कभी नहीं भूलेंगे, इट विल ऑलवेज होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट? मेरे ख्याल से बहुत ही, मैंने कई बार लिखा भी है, भूला भी है। एक जगह तो मैं बार बार जाना चाहूँगा, वो है बार्सिलोना, स्पेन में पिकासो म्यूज़ियम है। पिकासो म्यूज़ियम में बार बार जाना चाहूँगा जितनी बार, क्योंकि उतना एंजॉय मैंने किसी म्यूज़ियम में नहीं किया है। एक किसी आर्टिस्ट का एकदम शुरुआती काम से आप देखते हुए उसका ग्रोथ देखते हैं, जिसको कि आप अब तक जानते रहे हैं, उनके फाइनल जो वो आर्टिस्ट बने उस समय काम को देख के आपने उसको पहचाना। लेकिन जब आप देखते हैं तो उसका बचपन भी देखते हैं, हाउ ही वॉज ग्रोइंग, और जिस तरह उन्होंने लगा सजा के रखा है, जिस तरह की लिबर्टी है वहाँ, जिस तरह की आज़ादी है आप घूमते समय, मुझे लगता है कि मुझे बार बार वो जाने को मन करता है। और दूसरी जगह जो सबसे खूबसूरत जगह वो मेरा स्टूडियो है। ये 2 चीज़ के अलावा तीसरी तो मतलब हर चीज़ की एक ऊब होती है, बहुत ज़रूरी है। जब आप बहुत लोगों से मिलते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है, पर थोड़ी देर बाद ऊब भी होती है, तो आप वापस अपने स्टूडियो में आते हैं, स्टूडियो में लगातार काम करते हैं, फिर आपको ऊब होती है, फिर आपके लोगों के बीच में जाते हैं। इसी आने जाने के बीच में आपकी उम्र बढ़ती रहती है और ज़िंदगी बीतती रहती है। दैट इज़ हाउ वी लिव। इसमें कोई बहुत ग्लैमराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि साहब मुझे चाँद पे जाना अच्छा लगता है,
तो क्योंकि अच्छी जगह के लिए केवल जाना ही ज़रूरी नहीं है, आप गॉट द इमेजिनेशन, आप आँख बंद करके आप कश्मीर की वादियों में जा सकते हैं, देन अगेन कम बैक टू योर स्टूडियो। तो ये तो खैर बात की बात है। ये दो चीज़ें हैं जो मैं अपने स्टूडियो में सबसे कंफर्टेबल फील करता हूँ। और दूसरी बात कि म्यूज़ियम में बार्सिलोना का वो म्यूज़ियम मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ वेरी स्वीट सर कि आपको स्टूडियो भी पसंद है, बिकॉज जनरली हम अपनी जगह से तो ऊब ही जाते हैं जी, जी। और हमें वापस आने में तो बहुत दिक्कत होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने ये बताया कि कैसे पेंटिंग अप्रिशिएट करते हैं आप, आर्टिस्ट के थॉट को अप्रिशिएट करते हैं। आपके लिए 2 फेवरेट आर्टिस्ट्स कौन हैं? अगर आपको बोलना हुआ, या जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करा? इट कुड बी फ्रॉम एनी फील्ड, कि मे बी राइटिंग की फील्ड में हो या मे बी पेंटिंग की ही फील्ड में हो, कि इन दोनों आर्टिस्ट का काम आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि अगेन नॉट रिक्रिएटिंग और नॉट गोइंग इनटू अगेन क्रिएटिंग व्हाट द अदर पीपल हैव, बट फॉर यू दे आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, क्योंकि आप, आई एम श्योर, बहुत लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, बट आपके लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? आपने जो सवाल पूछा उसको जब आप पूछ रही थी तब मैं सोच रहा था कि क्या उत्तर होना चाहिए। पर मेरे लिए बहुत क्लियर, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, दो तरह के व्यक्ति हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एज ए पेंटर इज ए इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, उसके साथ उनके लिटरेचर या उनके थिएटर, उनके म्यूज़िक का कोई रिलेशन नहीं है। उनका जो पर्सनालिटी एज ए पेंटर है वो कंप्लीट है। कंप्लीट इन द सेंस ही पेंटेड, he talked about painting, he wrote about painting, and not only he talked or wrote about painting, he wrote something very unique in relation to the what is meaning of art, while explaining the purpose of art in the society. Like this, he has narrated the painting in a different way. I'm talking about the theory of painting. And another Rabindranath Tagore is there, जो इतने अच्छे पोएट है, इतने अच्छे राइटर हैं, इतने अच्छे थिएटर पर्सन भी हैं, उन्होंने क्या नहीं है। तो ये दो आदमी से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ। एक टैगोर एज ए राइटर और दूसरे टैगोर एज ए पोएट। और इन दोनों के बाद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ये सो कंप्लीट कि इसके बाद ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या किसके पास देखूं क्या। और मैं सबको पढ़ता हूँ और सबसे लेता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि श्रेष्ठ अगर माना जाए तो मुझे मेरे सामने ये दो व्यक्ति सबसे कंप्लीट लगते हैं। कहीं कोई कमी नहीं है, जितना मुझे ज़रूरत है वो मुझे पूरा मिलता है। ऐसा नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत थी इनसे बहुत कुछ नहीं मिला, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो टैगोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। यही दो लोग हैं मेरे लिए इम्पॉर्टेंट। सर, ऑल्सो ऐसा ये सुनने में आया है कि रेलवे स्टेशन हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर आर्ट फॉर्म और इन योर थिंकिंग। व्हाट इज इट? आई मीन दिस इज नॉट ओनली मी, आई मीन मेरे साथ ऐसा वैसा नहीं, सभी आर्टिस्ट साथ होता है। एक समय आपको रेलवे स्टेशन में स्केच करना जो है बहुत कन्वीनियंट भी होता है और कई तरह के लोग मिलते हैं। और मेरा सर्च रेलवे स्टेशन में स्केच करने का ये नहीं था। मेरा ये था कि उस समय आज की तुलना में भिखारी कोई कम नहीं थे और वो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा वो गरीब थे। और उन लोगों को स्केच करने का एक मकसद था मेरा, उनको फिर लेबर जो लोग मजदूर होते थे उनको स्केच करने का। तो वो नेचुरल एक अट्रैक्शन था, मैं वो स्केच करता था और रेलवे स्टेशन में जाता था तो उन्हीं के सामने मैंने पेंटिंग भी दिखाई उनको। तो इट वॉज जस्ट वो आई गई बात हो गई। आज 50 साल बाद जहाँ मैं खड़ा हूँ वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तब आप सवाल पूछ रही है। वरना वैसी घटना न जाने कितने आर्टिस्ट के साथ होती रहती है, पर वो चूँकि वो नहीं सामने आए हैं तो लोग सवाल नहीं पूछते हैं। रेलवे स्टेशन का तो महत्व है चित्रकारों के जीवन में कि ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं होगा जो रेलवे स्टेशन में जाके स्केच न बनाते हैं। आज के ज़माने में जो आर्टिस्ट उनसे सुनता हूँ कि वो मॉल में जाके स्केचेस बनाते हैं, क्योंकि वहाँ एक गैदरिंग मिलता है, लोग मिलते हैं, तो वो तो बनाना पड़ेगा। जहाँ लोग ज़्यादा मिलेंगे वहीं आप जाएंगे स्केच करने। तो इट वॉज़ वेरी नेचुरल थिंग। पर होता ही है कि जब आप कहीं पहुँच जाते हैं तो हर चीज़ें आपकी ग्लैमराइज हो जाती हैं। तो इसलिए आपने जो कहा कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यही है कि वहाँ मैंने अपने एग्जिबिट किए, मैंने उनके स्केच किए और उनकी दी हुई बीड़ी थी।
तो यही मेरा वो है कि जो रेलवे स्टेशन में कुछ मिला। सर दिल्ली में आपको रहते हुए कितना टाइम हो गया? जैसे आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का भी मेंशन जी करा जी था जी। कि यहाँ पे देयर इज़ द रिसोर्स ऑफ शोइंग योर आर्ट, कि लोगों तक पहुँचना है या डिस्प्ले करना है फॉर दैट मैटर, सो दीज आर द प्लेसेस। आपको दिल्ली में रहते हुए कितना टाइम? 2002 में आया था मैं यहाँ पे, और 2005 में मैंने जिस जॉब लेके आया था मैं, 2005 में मैंने रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद से मैं पेंटर हूँ। ओके, तो 20 साल जो है करेक्ट। ये मैं कंटिन्यूस पेंटिंग ही कर रहा हूँ। तो दिल्ली में जो बात आप कह रही वो तो है, वो तो किसी भी शहर में एक समय, फ्रांस में भी था। फ्रांस के पेरिस में लोग जाते थे, इसीलिए जितने आर्टिस्ट, इट वॉज ए सेंटर। और ये भी एक सेंटर है, पर मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं, इसकी जो बनावट जो एज ए आर्ट सेंटर के रूप में जो बना है वो बहुत प्लान नहीं है। एडवोकेज़म बहुत ज़्यादा है, और जिसके मन में आया वो ही करता रहा। जो भी रूलिंग क्लास है वो इंडिया में चांस मिलते ही उसका जो फ्यूडल कैरेक्टर है वो निकल आता है कि मैं दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं, आपकी ज़रूरत मैं देखूंगा, मैं फोक आर्ट को प्रमोट करूंगा। वो लोग बहुत बुरे हालत में हैं, तो उनको, उनकी कला को लेके हम दिल्ली आर्ट में बेचेंगे, पर ये नहीं सोचते कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना है। वो वहाँ पे वो जो ट्राइबल इलाके हैं, वहाँ पानी पहुँचाना है, वहाँ एजुकेशन पहुँचाना है, हॉस्पिटल पहुँचाना है, वो नहीं पहुँचाना। वहाँ पे ईजी तरीका है कि पद्मश्री पहुँचा देते। तो दिल्ली का ये कैरेक्टर है, ये बहुत कुछ मेहनत के बगैर अगर आपको मिलता है, और कुछ आप प्रशासनिक अधिकारी इसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो है, उन लोगों के हाथ में जब कोई शहर चला जाता तो ऐसे ही होता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो प्योरिटी नहीं रहती, वो ऑनेस्टी नहीं रहती। हर जगह आप खाली करप्शन सुनते रहेंगे तो उसके बीच में पेंटिंग करना ही बड़ा मुश्किल है। हर जगह आप स्कैम सुनते हैं, करप्शन सुनते हैं, मैनिपुलेशन सुनते हैं, आपका मीडिया मैनिपुलेटेड है, आपके बारे में जो बात कर रहा है वही मैनिपुलेटेड है, तो कब तक आपको अच्छा लगेगा? एक बार सक्सेस मिलता था, आपको अच्छा भैया हमने, आई हैव मैनिपुलेटेड द थिंग बेटर देन माई राइवल। ये तो कोई जीने का कोई मतलब नहीं ना हुआ, ये कोई जीने का मतलब नहीं है। कंसिडरिंग दिस सर, देयर वाज अ टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपने पॉलिटिकली और सोशली रेलेवेंट थीम्स को बहुत एक्सप्लोर करा था इन सर्टेन वेज, एंड देयर वाज अ सीरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन, जिसमें आपने बच्चों की फ्रीडम को भी दिखाया था। कैसे देयर वर दीज स्मॉल किड्स हु वर जस्ट देयर, जय हो आई थिंक उस सीरीज का नाम है। तो कैसे आपने उसको भी एक्सप्लोर करा, आप एक बार बता सकते हैं? एक्चुअली स्लम्स मेरे बड़े प्रिय रहे हैं, मैंने स्केच भी करते समय देखा है, और मुझे उनके करीब जाने का मौका मिला है, देखा है। सबसे अफेक्टेड होते हैं वहाँ पे स्लम्स में बच्चे और महिलाएं। तो उसके बावजूद भी उन बच्चों में, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन एक मेरा सीरीज़ है जिसमें कि सड़क में जो बच्चियाँ हैं वो बच्चे हैं, उसके ऊपर मैंने एक सीरीज़ बनाया था। इमीडिएटली उसके बाद मैं लाहौर गया था, उसको एग्जीबिशन था, तो मैंने लाहौर में जब आर्ट्स कॉलेज में मुझे बोलना पड़ा था, मुझे तो किसी ने मुझे स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में पूछा कि ये सीरीज़ का क्या मतलब है। तो बात करते हुए मैंने कहा था कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, जिस किसी मुल्क में अगर लड़कियां सड़क पे भीख मांगती है तो उस मुल्क को आज़ाद कहलाने का हक नहीं है। आज़ाद तब होता है जब आपकी मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शहर देश की है वो अपने बच्चों के प्रति निभाए। मैं तो चाहूँगा कोई भी बच्चा सड़क पे ना रहे, पर जो लड़कियों को मैंने देखा है वल्नरेबल हैं, सड़क पे जब भीख मांग रहे हैं, घूम रहे हैं, और उसी से मेरा वो सीरीज़ बना था स्ट्रीट चिल्ड्रन जब सीरीज़ में बना रहा था, उसी समय गुलजार साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने उस समय गीत आया था, गाना आया था, जय हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उसमें जब मैंने उसका फिल्म भी देखा पूरा, जब उसका बैकग्राउंड देखा, तो मैं आइडेंटिफाई कर पाया कि उनके अपने सुख होते हैं, अपने दुख होते हैं, अपने चुनौतियाँ होती है, इसको फील करते हैं। तो मैंने जय हो एक पूरा सीरीज़ बनाया था। तो जो आपने अभी कहा सोशल पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट्स है, एक आदमी सोशल पॉलिटिकल
उसके बगैर जी नहीं सकता, क्रिएट नहीं कर सकता। मेरा डिसीजन ये है कि मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कहूँगा, ये मेरा पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिकल तो कोई चीज़ नहीं होती ना, पॉलिटिकल कोई चीज़ नहीं होती। अब आप किस साइड में खड़े हैं, मतलब ब्रॉडली अगर मैं कहूँ कि वेदर यू आर विद द सिस्टम और अगेंस्ट द सिस्टम, ये हो सकता है। पर पॉलिटिकल वो भी है जो सिस्टम के साथ खड़ा है, सिस्टम के केस में खड़ा, वो भी पॉलिटिकल। ये अपने अपने चॉइस है और किस एंगल से आप उसको लेबल कर रहे हैं। जब आप सिस्टम में हैं तब आप हमसे कहते हैं कि आप जो है सिस्टम के बाहर हैं, आप डिसेंट हैं। मैं कहता हूँ आप डिसेंट हैं, आप सिस्टम के बाहर हैं। सिस्टम तो ये है जो मेजॉरिटी है, जो पब्लिक है, जो जनता है, जो समाज है, वो सिस्टम है, उनकी रुचि होगी। पर इतना कठिन सवाल है भी नहीं है। पर ये मैं नहीं मानता कि पॉलिटिकल नाम की कोई चीज़ होती है। आर्ट में पॉलिटिकल कोई नहीं होता है, सभी का पॉलिटिक्स है। रिलीजन का अपना पॉलिटिक्स होता है, हर चीज़ का पॉलिटिक्स होता है। That is why you've always tried to explore that field also. Absolutely, I have my own stand, खत्म बात। अब वो पॉलिटिक्स है नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन पेंटिंग के जरिए आप आई कैन ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, आई डोंट थिंक, ये मैं नहीं उम्मीद करता। पर हाँ, मैं इतना तो मानता हूँ कि जो सिस्टम है उसका अपना जो कल्चर है, जो ऊपर से लादा जाता है, उसके अगेंस्ट आप अपनी आर्ट को रखते हैं, अपने कल्चर को रखते हैं, एंड दैट्स इट। Absolutely, beautifully explained, sir. Apart from that, जो आजकल के बडिंग आर्टिस्ट हैं या जो लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो इन सम और द अदर वे दे ट्राई टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स और ट्राई टू क्रिएट आर्ट, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? एनी गाइडेंस, एनी मोटिवेशनल फैक्टर फॉर देम जो उनको सुन के लगे ओके यस व्हाटएवर वी आर डूइंग इट इज़ राइट और हमें ये करना चाहिए? जैसे आपने कहा ना, मार्केट रिकग्निशन के लिए नहीं, सोसाइटल रिकग्निशन के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप बोलना चाहिए? मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट इस समय आ रहे हैं, हाँ, उनको सबसे पहली ज़रूरत है कि बीइंग एन इंडियन, उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मीनिंग ऑफ आर्ट को डिसाइफर करना है। मीनिंग ऑफ आर्ट क्या है ये समझना है। इफ़ यू कैन स्केच गुड, आप अगर एक फिगर को आप बहुत अच्छा बना लेते हैं, इसका मतलब भी आर्ट नहीं होता है। और आप ये सीखते भी नहीं है, इसका मतलब भी आर्ट नहीं होता है। तो आर्ट को अपने ढंग से रीडिफाइन कीजिए और आपको ये समझिए कि दिस इज़ नॉट अ लिटरेचर, नंबर वन, दिस इज़ नॉट दैट वोकल फॉर्म ऑफ आर्ट, नंबर टू, एंड नंबर थ्री इज़ दैट ये मीडियम आपके महान होने का प्रमाण नहीं देता है। डोंट ट्राई टू प्रूव दैट यू आर ग्रेटर, मोर इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ योर सोसाइटी। डोंट थिंक दैट वे, तभी मेरे ख्याल से आसानी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सप्लेनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल कि आपने टाइम दिया और आपने इतनी छोटी छोटी बातें बताई जो हम आपने सवाल भी बहुत अच्छा पूछा है जिससे कि मैं कह पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।